दोस्तों इस इमेज को देखिए आप, इस इमेज को देखने के बाद लगेगा कि बिल्डिंग्स जो हैं वो गिरने को तैयार हैं और कुछ तो गिर भी रही हैं। क्या दिल्ली की वास्तविक हालत ये हो सकती है आगे फ्यूचर के अंदर? अगर मैं कहूं कि हां ऐसी हो सकती है तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। दिल्ली के अंदर जिस तरीके की सॉइल जो है वो पाई जा रही है, रिसेंटली एक मैग्नीट्यूड का 4 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक वहां पर देखा गया है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि आखिरकार दिल्ली की ये हालत हो सकती है अगर ठीक समय पर नहीं संभला गया। लेकिन आखिरकार ये जो अर्थक्वेक देखने को मिला है ये आखिरकार आया क्यों, क्या इसके पीछे रीजंस हैं और हम लोग आगे के लिए कैसे अवेयर हो सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस हम लोग रख सकते हैं जिससे कि अगर अर्थक्वेक आए भी तो भी हम लोग बच सकते हैं। आज जापान को देखिए, जापान जो कि भूकंप का देश है, अर्थक्वेक्स काफी आते हैं लेकिन फिर भी जापान बचा रह जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स हैं उनको इस तरीके से बनाया जाता है और खास तौर पर वर्चुअल टेस्टिंग्स की जाती है, एक कंप्यूटराइज्ड टेस्टिंग की जाती है जिसकी मदद से उनको बहुत हेल्प मिलती है, इसलिए जापान वापस से उठ खड़ा होता है। नहीं तो 2011 के अंदर जो सुनामीज वगैरह आई थी उसके अंदर आज जापान खत्म हो चुका होता, लेकिन जापान ने अपने आप को बना लिया। वही टेक्नोलॉजी, वही सिस्टम जो है वो आज हमको इंडिया के अंदर जरूरत पड़ने वाली है दिल्ली की ये हालत बचाने के लिए। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं कि आखिरकार दिल्ली के अंदर ये 4.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया तो वो वाकई में कितना खतरनाक हो सकता था। अर्थक्वेक क्या होता है, कैसे उसको मेजर कर सकते हैं, आखिरकार अर्थक्वेक की वेव्स होती हैं वो कहां से उठ के आती हैं, उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी है, कैन दिल्ली withstand a magnitude 7 earthquake, what needs to be done? आखिरकार करना क्या चाहिए कि ये जो बिल्डिंग्स गिर सकती हैं या दिल्ली की हालत खराब हो सकती है या पूरे भारत के अंदर कहीं पर भी, क्या हमको प्रिकॉशंस रखने की जरूरत है? तो आप लोग देखिए कि लगभग सुबह 5:30 बजे जो है 5:36 पर दिल्ली एनसीआर के अंदर मंडे के दिन भूकंप जो है अर्थक्वेक वो आया और इतनी सुबह जो है लोग सो रहे थे, कोई कहीं पे वॉक कर रहा था तो उनको ये फील हुआ कि वाकई में कुछ अभी जो है घटा है, कुछ ना कुछ हुआ है ऐसा। और उसको फिर बाद में कहा गया कि ऐसा अर्थक्वेक दिल्ली में बहुत लंबे समय के बाद में आया है। एक व्यक्ति जो कि कह रहा है कि आई वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माई ड्रेसिंग, खुद ड्रेसिंग के सामने खड़ा है और वहां पर देखता है कि वो शेक कर रही है और उसके बाद में पता लगता है कि वहां पर क्या आया है, अर्थक्वेक आया है। तो ऐसी कई घटनाएं जो है, मैं वहां पर था, मैं ऑफिस जा रहा था, मैं जॉगिंग कर रहा था, मैं ट्रेन के अंदर था, ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो है हमको देखने को मिली। कई सीसीटीवी फुटेज जो कि हिलते हुए दिखाई दे रहे थे वो भी हम लोगों ने देखी। लेकिन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिरकार ये अर्थक्वेक होता क्या है। देखिए ये आप एक क्रॉस सेक्शन देखिए हमारे अर्थ का। जब आप लोग क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो ऊपर क्रस्ट है जहां पर हम लोग रहते हैं, फिर मेंटल है, फिर कोर है और नीचे जो है कोर के 2 पार्ट है, लिक्विड और सॉलिड। तो आप ये देखेंगे कि लिक्विड जो है अगर इसमें थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो तो कहीं ना कहीं वही डिस्ट्रैक्शन जो है वो हमको ऊपर भी नजर आएगा। लेकिन यही डिस्ट्रैक्शन अगर हमको यहां पर देखने को मिलता है तो डिस्ट्रैक्शन जो है वो एपिसेंटर कहलाता है और ये फॉल्ट जो है वो हमको प्लेन्स के अंदर दिखाई देने को मिलता है जिसको हम लोग अर्थक्वेक कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, देखिए अर्थ जहां पर हम लोग रहते हैं वहां पर बहुत सारी प्लेटेज हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि जहां पर पानी है उसको हम लोग कहते हैं ओशियनिक प्लेट और जहां पर लैंड एरिया है उसको हम लोग कहते हैं कि वो कॉन्टिनेंटल प्लेट है। एक जैसे अल्फ्रेड वैगनर हुए हैं, उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो हमको समझाई थी कि ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये आपस में क्या करती हैं, खिसकती हैं। तो कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है वो ओशियनिक प्लेट के साथ में टकराती है या 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकरा सकती हैं। तो ये जो प्लेट्स है जैसे अफ्रीकन प्लेट है, उसके बाद में इंडियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि अभी जो भूकंप आया है यहां पर यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट, तो इंडियन प्लेट जो है वो इस तरफ शिफ्ट हो रही है और शिफ्ट होने के कारण वो यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है और जैसे टकराती है तो एक फोल्ड जो है वो बनता है और फोल्ड बनने के कारण वो धरती जो हिलती है, इसी कारण से भूकंप जो है आ रहे हैं। इसीलिए आप लोग देखेंगे कि जहां पर प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं वहीं पर आप लोग को ज्यादा अर्थक्वेक और वॉल्केनोस जो है वो दिखाई पड़ते हैं। लेकिन वॉल्केनोस तब बनते हैं जब एक तरफ तो कॉन्टिनेंटल प्लेट हो और दूसरी तरफ ओशियनिक प्लेट हो और ओशियनिक प्लेट जो होती है उसकी डेंसिटी काफी हाई रहती है, उसका वेट काफी हाई रहता है, इसलिए ओशियनिक प्लेट नीचे की तरफ सबडक्ट हो जाती है और जो सबडक्ट हुआ पार्ट है वो अर्थ के इस टेम्परेचर के कारण मेल्ट होता है और वहां से वॉल्केनो जो है प्रेशराइज होने के कारण बाहर निकलने लगता है, उसको वॉल्केनोस कहते हैं। लेकिन जो लेयर ऊपर की तरफ सबडक्ट हुई है जहां पर जाकर ये टकराई है वहां पर अर्थक्वेक भी आता है। तो आप लोग इस चीज को समझ चुके होंगे कि जब भी 2 प्लेटें आपस में टकराएंगी
तो वहां पर अर्थक्वेक आएंगी, और अगर उसमें से कोई एक भी ओशियनिक प्लेट है तो वहां पर वॉल्केनो भी बनेगा। इसलिए आप देखते हैं कि पैसिफिक जो ओशियन है वहां पर रिंग ऑफ फायर बनता है, किसका? वॉल्केनोस का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए ये जो प्लेट थी वो नीचे की तरफ सबडक्ट हुई है, और सबडक्ट होने के बाद ये जो प्लेट है इसके ऊपर चढ़ गई है, तो यहां पर ये जो रीजन रहेगा यहां पर अर्थक्वेक जो है वो आएंगे। जबकि ये यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि जो सबडक्ट हुई है लेयर, ये अर्थ के टेम्परेचर के कारण मेल्ट होगी और ऊपर प्रेशराइज करेगी, और यहां पर वॉल्केनो जो है वो बन जाएंगे। तो दोनों चीजें जो है वो आप लोगों ने समझ ली है। अब एक्चुअली में दिल्ली में क्या हुआ है, दिल्ली के अंदर ये है फोकस पॉइंट, ठीक है, जहां पर अर्थक्वेक आया है। मेन पॉइंट है जहां पर अर्थक्वेक जो है उसका ओरिजिन हुआ, और फिर वो ऊपर की तरफ जहां पर इसने सबसे पहले अपना जो प्रभाव है वो दिखाया वो होता है एपिसेंटर, ठीक है। और एपिसेंटर के कारण यहां पर एक फॉल्ट जो है वो पड़ गया। लेकिन एक्चुअली में दिल्ली के अंदर यहां पर भूकंप क्यों आया, उसका रीजन ये बताया गया है कि दिल्ली की जो जमीन है, जो सॉइल है, वो सॉइल जो है वो अंदर से शैलो है, खोखली है। अब एक्चुअली में क्या हुआ कि जैसे ही नीचे थोड़ा सा भी डिस्ट्रक्शन हुआ तो वो जो मिट्टी है वो डहने को आ गई नीचे की तरफ, शैलो, और शैलो पार्ट जो है वो बाद में भरेगा, और इस कारण से दिल्ली के अंदर जो है वो भूकंप देखने को मिला। देखिए भारत के अंदर अगर सिस्मिक जोन्स की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है वहां पर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं, फिर हिमालयन रीजन के अंदर, क्योंकि ये वही प्लेट है, मैंने आपको शुरुआत में बताया, एशियन प्लेट यानी कि इंडियन प्लेट और साथ में यूरेशियन प्लेट जब दोनों आपस में टकरा रही हैं तो जहां से वो टकरा रही है वहीं पर अर्थक्वेक जो है हमको देखने को मिल रहा है। इसीलिए सबसे ज्यादा सिस्मिक वेव्स जो हैं वो नॉर्थ इंडिया के अंदर आती हैं या नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर आती हैं, जबकि दिल्ली का रीजन तो यहां पर है, देखिए यहां पर, और यहां पर अर्थक्वेक जो है वो आना लाजमी है। अब इसको आप लोग ध्यान से देखिए, ये हिमालयन फॉल्ट है और यहां पर दिल्ली है, और दिल्ली पर मैक्सिमम जो है वो आपको भूकंप जो है अर्थक्वेक वो देखने को मिलते हैं। लेकिन आप लोग ये क्वेश्चन पूछेंगे कि सर आखिरकार ये बताइए कि इसको हम लोग मेजर कैसे करते हैं, तो हम लोग मेजर करते हैं स्केल से। अर्थक्वेक का जो स्केल रहता है, सिस्मिक वेव्स का जो स्केल रहता है वो 0 से लेकर 9 तक रहता है। अभी दिल्ली के अंदर जो अर्थक्वेक आया वो 4.0 का आया। कितने का आया? 4.0 का जो है वो अर्थक्वेक आया। अगर मैं ये कहूं कि 4.1 का आया होता या 4.2 का आया होता तो इसके अंदर क्या डिफरेंस है? ये जो आप लोग 0.1 का डिफरेंस देख रहे हैं इसका मतलब है कि पिछला जो नंबर है उससे ये 10 टाइम्स ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा है। तो दिल्ली के अंदर इतना भूकंप आया है, तो अगर हम लोग इसको स्केल पर मेजर करते हैं तो 4 नंबर का जो स्केल है वो है लाइट और नोटिसेबल होता है, शेकिंग जो है वो नोटिसेबल होती है। अबाउट 10,000 पर ईयर, एक साल के अंदर लगभग 10,000 भूकंप ऐसे आते हैं। एनर्जी जो है वो इक्विवेलेंट होती है और लगभग 33,000 एलबीएस इसमें एक्सप्लोसिव होता है। 1 नंबर पर या 2 नंबर पर हम लोग देखें तो यूजुअली कोई फेल्ट ही नहीं होता, कोई महसूस ही नहीं होता है। 3 नंबर पर हल्का सा महसूस होता है। 6 नंबर पर काफी स्ट्रांग होता है, प्रॉपर्टीज वगैरह काफी डैमेज होती हैं। 7 नंबर को हम लोग मेजर कहते हैं, जैसे नेपाल के अंदर भूकंप आया 7.4 का। 8 पर बहुत बड़ा होता है और 9 पर तो नियर टोटल डिस्ट्रक्शन, सब कुछ खत्म। 9 अगर 9 स्केल का आया है तो सब कुछ खत्म जो है वो हो जाता है। लेकिन एक सवाल फिर भी है कि आखिरकार मेजर कैसे करते हैं? क्या इतनी सुबह कोई कर्मचारी बैठा होगा कि हां यहां पर अर्थक्वेक आया तो मेजर कर ले? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ हमारे पास में मशीन्स हैं जिनके थ्रू हम लोग इसको मेजर करते हैं, जो सिस्मोग्राफ जो है वो कहते हैं। अब सिस्मोग्राफ के अंदर एक स्टाइलस होता है, और स्टाइलस जिसको हम लोग पेन कहते हैं, वो एक पेन जो है वो ग्राफ के ऊपर चलता रहता है। एक्चुअली में जब भी डिस्ट्रक्शन होता है तो ये पेन जो है वो डिस्प्लेस होता है एक जगह से दूसरी जगह पर, और वो एक ग्राफ जो है वो बनाता चलता है, और इसी ग्राफ से हमको पता पड़ता है कि अर्थक्वेक आया है। लेकिन वो कितने मैग्नीट्यूड का आया है ये डिपेंड करता है उस वेव के ऊपर कि कितना लंबा वो ग्राफ बना रही है। यही डिस्प्लेसमेंट जो है वो शो करता है कि वो 4.0 का आया है, 7.0 का आया है, वो कितना आया है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक रोटेटिंग ड्रम जो है वो घूमता रहता है और ऊपर स्टाइलस जो है वो उसको ड्रॉ करता रहता है। तो इसलिए हम लोग इसको कहते हैं सिस्मोग्राफ एक क्या हो रहा है, ड्रॉ हो रहा है। चलिए दिल्ली की बात करें, दिल्ली के अंदर क्या हुआ है? तो दिल्ली के अंदर 4.0 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक जो है वो देखा गया। इसको रिलीज किया नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी जो है उन्होंने रिलीज किया, और ये कहा, ये डेटा बताया कि सुबह जो है 5:36 पर ये 4.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक देखा गया, और उसकी डेप्थ जो थी वो 5 किलोमीटर थी। मतलब अर्थ की जो क्रस्ट है उससे 5 किलोमीटर नीचे उसका फोकस पॉइंट था, और उससे वो एपिसेंटर जो है वो क्रस्ट के ऊपर देखने को मिला, और इससे ही जो है शेकिंग शुरू हो गई। अच्छा, अब देखिए
सॉइल की क्या कंडीशन है। 2023 के अंदर एक जनरल जो है वो पब्लिश हुआ था, उसके अंदर ये बताया गया था कि 75% ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन इज अंडरलाइन बाय वाटर सैचुरेट लूज एल्वियल सॉयल। लूज है मतलब शैलो है, अगर थोड़ा सा भी डिस्ट्रक्शन हुआ तो मिट्टी जो है वो भरने को आती है, वो दब जाती है, उसके कारण से ऊपर जो जमीन है उसमें आपको डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, ग्राउंड फेलियर्स होते हैं और स्ट्रक्चरल डैमेज जो है वो हम लोग इसके अंदर देख सकते हैं। दिल्ली के अंदर अधिकतर जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उनके अंदर ये सभी चीजें जो है वो गायब है। क्या, जब भी हम लोग मेजर करते हैं तो इंजीनियर्स इस चीज को मेजर करते हैं कि ये कौन से अर्थक्वेक की जोन के अंदर है ना, लगभग 4 to 5 जोन्स के अंदर हमने इंडिया को बांटा है। और उसमें से अगर हम लोग यहां पर देखते हैं कि जब भी बिल्डिंग बने तो क्या देखना चाहिए, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है एनडीएमए, वो ये कहती है कि जब भी आप किसी बिल्डिंग को देखें तो ये असेस कर लीजिए कि आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटीज क्या है उसके अंदर, सच एज क्रैक्स, वीक कॉलम्स और अनस्टेबल फाउंडेशंस। अगर ये जितना ज्यादा रहेगा उतना ही अर्थक्वेक का असर जो है वो देखने को मिलेगा। इसलिए जब भी कोई बिल्डिंग बनाए तो वीक कॉलम्स ना हो, क्रैक्स उसके अंदर ना हो और अनस्टेबल फाउंडेशन उसका ना हो। अगर होगा तो फिर वहां पर अर्थक्वेक का असर देखने को मिलेगा और बिल्डिंग जो है गिरेगी। अब यह भी बताया गया कि दिल्ली के अंदर बहुत सी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जहां पर यह असेसमेंट होता ही नहीं है, इसीलिए प्रॉपर जब बिल्डिंग बने तो उसका एक असेसमेंट होना चाहिए, उसके बाद में ही उस बिल्डिंग को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा अप्रूवल मिलनी चाहिए। तो दिल्ली के अंदर ये जो अर्थक्वेक आया है वो वाकई में एक नोटिसेबल है और आगे के लिए हमको तैयार हो जाना चाहिए कि हम लोग जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें। दोस्तों, आप लोग हमारे 75 डेज के हार्ड चैलेंज साथ में जरूर जुड़िए। मैं आपसे कहना चाहूंगा, बहुत मेहनत के साथ में लगातार 75 डेज तक लाइव सेशंस लिए हैं, 75 टेक्निक्स आप लोगों को बताई हैं, 75 रियल स्टोरीज बताई हैं और 75 टेक्निक्स की मदद से मैंने आप लोगों को बताया है कि 75 डेज तक कैसे अवेयर रह सकते हैं। रिसर्च पेपर पर हमने पढ़ाया है, तो आप लोग जरूर इसके साथ में जुड़िए। क्यों जुड़े? क्योंकि देखिए, आपकी असफलता, अनसक्सेस का कारण क्या है? आप डिस्ट्रैक्ट थे, आपके अंदर कंसंट्रेशन नहीं था, फोकस नहीं था। क्यों? क्योंकि आप लोग पोर्नोग्राफी को देखते थे। अगर आप भी उनमें से एक है या नहीं भी है और अपने कंसंट्रेशन को इंप्रूव करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप सोचते हैं कि यार मेरी असफलता का कारण क्या है, तो ये भी एक हो सकता है। तो जरूर हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 100 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। इससे आप लोगों की लाइफ जो है वो चेंज हो जाएगी। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।